तो दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है। कुछ फैसले हमारे नहीं, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, और जो वक्त के फैसले होते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे। खुशबू के सफर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बढ़ते क्राइम में अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं, इस बढ़ते क्राइम को रोकना चाहते हैं, लोगों को सचेत करना चाहते हैं और सावधान करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और जिन लोगों के पास नहीं पहुंच रही उन लोगों के पास भी पहुंचे। तो आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, उड़ीसा प्रदेश का एक जिला है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर जिले में एक मोहल्ला लगता है पल्लम। पल्लम मोहल्ले की ये सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे गिर सकता है या किस हद तक जा सकता है। आप सहम जाएंगे, ठहर जाएंगे, सोचने लगेंगे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो दोस्तों, ये घटना पल्लम मोहल्ले की है। एक मोहल्ले में 2 मंजिला घर है, जिसमें एक सेना का रिटायरमेंट मेजर सोमनाथ परिदा रहता है और उसकी वाइफ उषा परिदा उसके साथ रहती है। बहुत बड़ा घर है, और सोमनाथ परिदा जो मेजर कर्नल रिटायर है, जो रिटायरमेंट डॉक्टर है, तो वो इतना अजीब है, उसकी सोच इतनी अजीब है कि जब भी शाम के वक्त या सुबह के वक्त आरती होती है या कोई मंदिर की घंटी बजाता है तो उसे बेहद गुस्सा आता है। गुस्से में वो कुछ का कुछ कह देता है, किसी को आसपास, अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देता। इतना सख्त है, इतना अजीब है कि आप सुनकर हैरान हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। तो दोस्तों, सोमनाथ परिदा और उसकी वाइफ उषा परिदा दोनों इतने बड़े घर में रहते हैं। जो सोमनाथ परिदा है वो सेना में रिटायरमेंट डॉक्टर है। तो कहानी दरअसल यहाँ से स्टार्ट होती है। सन 1977 में सोमनाथ परिदा की और उषा परिदा की शादी परिवार के दोनों पक्ष से मिलकर हो जाती है। शादी होने के बाद सोमनाथ परिदा अपनी वाइफ को सेना में ले जाता है, जहां पर वो डॉक्टर है। शादी के कुछ महीनों बाद सोमनाथ परिदा की वाइफ एक बेटी को जन्म देती है, और शादी के 4 या 5 साल बाद बीत चुके थे तो एक बेटे को जन्म देती है। अब सोमनाथ परिदा का जो परिवार था वह 2 नहीं, अब वे परिवार के 4 सदस्य बन गए थे। एक वो खुद, एक उसकी बेटी और बेटा, और एक उसकी पत्नी। छोटे से परिवार में बेहद खुश थे। सन 1982 में बेटी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दुबई में सेटल हो जाती है। दुबई में सेटल हो जाने के बाद सन 1985 में उसकी बेटी की शादी हो जाती है, और शादी के बाद बेटी दुबई में ही रहने लगती है। जब बेटी दुबई में रहती है तो उसका जो बेटा है वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। डॉक्टरी की पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है और वो अमेरिका में डॉक्टर बन जाता है। अब परिवार के 2, एक बेटा और एक बेटी। एक बेटा अमेरिका में सेटल है तो दूसरी बेटी दुबई में सेटल है, और परिवार में 2 सदस्य बचे हैं, पति और पत्नी। सोमनाथ परिदा सन 1998 में सेना से रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाने के बाद वह भुवनेश्वर जिले में एक पल्लव मोहल्ले में आकर रहता है। रहने के बाद 2 मंजिला उसका घर था, बहुत बड़ा आंगन था, फुलवारियां लगी हुई थी, सब्जी के पेड़ पौधे लगे हुए थे। वह इतना अजीब था, लोग उससे डरते थे, कांपते थे, थर्राते थे। फिर भी उसने अपना एक क्लिनिक बनाया, वहां पर सुबह को जाता था, शाम को आता था। नियमों का इतना कड़क था, इतना सख्त था कि लोग उससे कांपते थे। तो जब उस परिवार में उसकी बीवी, उसकी पत्नी जो उषा परिदा है वो उसके साथ रहती है। आसपास उसके घर कोई नहीं जाता। दिन में उसके घर का जो गेट है, जो दरवाजा है, वो दिन में करीबन 2 या 3 बार ही खुलता है।
तो दोस्तों, जब उसकी पत्नी जो उषा परिदा है उसके पास उसके बेटे का उसकी बेटी का फोन आता रहता है, उसका बेटा और उसकी बेटी अपने पिता से बात करना नहीं चाहते, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो अपने बेटों से अपनी बेटी से बेहद जरा सा भी प्यार नहीं करता, उसके फैसले बहुत अजीब हैं, उसकी सोच भी बहुत अजीब है। तो एक बार करीबन 18 या 19 दिन का वक्त बीत चुका था। सन 2013 की यह बात है। उषा परिदा जिसकी उम्र करीबन 65 वर्ष है और सोमनाथ परिदा जिसकी उम्र करीबन 70 वर्ष है। उषा परिदा के पास उसके बेटे का फोन आता है। फोन आने के बाद माँ से उसकी लास्ट बात 18 दिन पहले होती है। 18 दिन बीत जाते हैं लेकिन माँ का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उधर बेटा अमेरिका में परेशान था तो उधर बेटी दुबई में परेशान थी। जब बेटी और बेटा दोनों मिलकर फोन लगाते हैं तो फोन 18 दिन से स्विच ऑफ आ रहा था। अब 18 दिन नहीं बल्कि 20 दिन का वक्त बीत चुका था। अब हार कर बेटा अपने पिता को फोन लगाता है कि पिताजी कि मम्मी कहाँ है, मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर घर में सब ठीक है, सब कुशल से हैं, सब अच्छे हैं ना। तो सोमनाथ परिदा अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के पास दुबई में गई है और उसे घर से जाए है। करीबन 15 या 20 दिन का वक्त बीत चुका है। अब जो सोमनाथ परिदा का बेटा था डॉक्टर अमेरिका में, वो सुनकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत अपनी बहन को फोन लगाता है दुबई को। दुबई में जब वह फोन लगाता है तो वो अपनी बहन से पूछता है कि बहन मम्मी तुम्हारे पास आई है क्या। तो बहन मना कर देती कि नहीं तो मम्मी मेरे पास नहीं आई, मम्मी से मेरी बात करीबन 18 दिनों से नहीं हुई, 20 दिन बीत चुके हैं। तो उसके बेटे को अपने बाप पर शक होने लगता है, अपने पिता पर शक हो जाता है। वह फिर अपने मामा को फोन लगाता है कि मामा जी तुम घर जाओ, घर पर मम्मी नहीं है, मम्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है, मम्मी से पिताजी बात नहीं करा रहे और कह रहे हैं कि 18 दिन पहले तुम्हारी मम्मी दुबई के लिए गई हैं तुम्हारी बहन के पास। अब उषा परिदा का भाई यानी कि लड़के का मामा कर्नल सोमनाथ परिदा के पास आता है और उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है कि जीजा जी बहन कहाँ पर है। तो सोमनाथ परिदा कहता है कि तुम्हारी बहन तो अपनी बेटी से मिलने के लिए दुबई गई हुई है, उसे 18 दिन बीत चुके हैं घर से जाए हुए, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, कई बार लगाने की कोशिश की लेकिन नंबर मिल नहीं पा रहा है, लग नहीं पा रहा है, कॉल नहीं जा पा रही, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है लगने से पहले ही। इस बात को सुनकर मामा हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में अपने जीजा की ओर से शक पैदा हो जाता है क्योंकि जो जीजा उससे बातें बता रहा है उसमें थोड़ा अटक रहा था, उलझ रहा था। अब कर्नल अपने साले से कहकर उषा परिदा के भाई से कहकर कि मैं अब अपने क्लिनिक पर जा रहा हूँ, क्लिनिक पर चला जाता है। क्लिनिक पर चला जाने के बाद बेटे की बात अमेरिका से अपने मामा से होती है और वो अपने मामा से कहता है कि मामा कुछ पता चला। तो मामा उसे मना कर देते हैं कि तुम्हारे पापा तो इस तरीके से बातें बता रहे हैं कि वो करीबन 18 दिन पहले दुबई के लिए अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए गई हुई हैं। अब दोनों मामा और भांजे सोचने पर मजबूर थे कि तो आखिर माँ गई तो गई कहाँ। दोनों को अपने बेटे को अपने पापा पर और उषा परिदा के भाई को यानी कि उसके मामा को अपने जीजा पर शक था। शक के बाद वह लड़का कहता कि मामा जी तुम तुरंत थाने जाओ और थाने में इस बात की तहरीर दो, एप्लीकेशन दो, रिपोर्ट लगाओ ताकि जल्दी से छानबीन हो सके। अब उषा परिदा का भाई यानी कि उस लड़के का मामा थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद मौके पर ही पुलिस तुरंत सोमनाथ परिदा के घर आती है। तो सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोल रहा था। करीबन 1 घंटे का वक्त बीत चुका था। पुलिस बाहर खड़ी हुई परेशान थी, उलझ रही थी, आखिर किया तो किया क्या जाए। आखिर पुलिस उस दरवाजे को तोड़ देती है। दरवाजा तोड़ देने के बाद जब वह अंदर जाती है तो उन्हें बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। बहुत शांत माहौल था, बिल्लियां रो रही थी, पंछियों की आवाज आ रही थी, लेकिन घर में किसी की सुनसनाहट नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई बोल नहीं रहा था। जब वह सोमनाथ परिदा के कमरे में जाते हैं वहां पर उन्हें सोमनाथ परिदा खाना खाता हुआ मिलता है। तो खाना जब सोमनाथ परिदा खा रहा था
तो पुलिस सोमनाथ परिदा से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कब गई और कहाँ गई, आखिर क्या हुआ है, हमें सारी बातें बताइए। सोमनाथ परिदा खाना खाना बंद कर देता है और वह पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी आज से 18 दिन पहले अपनी बेटी से मिलने के लिए दुबई गई हैं और उनका मोबाइल उन्हीं के पास है। मैंने कई बार फोन लगाने की कोशिश की लेकिन वह बंद आ रहा है। तो पुलिस उससे कहती है कि तुमने थाने में क्यों नहीं बताया, क्या तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, या तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो सोमनाथ परिदा इतना अजीब था, वो पुलिस को जवाब देता है कि ये सब मेरी शान के खिलाफ है, मैं इन्हें सब जरूरी नहीं समझता कि जब गई है तो घर भी आ जाएगी। उसके मामा को और उसके बेटों को अपने पिता पर शक था। शक के तौर पे पुलिस उस घर की तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद उसके घर का कुछ नहीं मिलता उसके घर में। तो पुलिस भी सोच लेती है कि शायद डॉक्टर सोमनाथ परिदा जो सेना से रिटायरमेंट है वह सच बोल रहा है। अब पुलिस को भी यकीन आ जाता है, लेकिन पुलिस की निगाह घर में रखे हुए बॉक्स पर पड़ती है जो कि बड़ा सा बक्सा है। अक्सर फौजी अपना उस बक्से में सामान रख लेते हैं, जो सेना में रहते हैं बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं वे वहां पर छोड़ जाते हैं और आते टाइम ले जाते हैं। तो उन बक्सों में ताला लगा हुआ है। पुलिस को उन बक्सों पर थोड़ा शक पड़ता है। उसकी उन्हीं की निगाह जाने के बाद पुलिस के ही कुछ पुलिसकर्मी, कुछ कांस्टेबल उस गेट को, उस ताले को तोड़कर जब उस बक्से को खोला जाता है उन बक्सों को, तो जो उस बक्से में वह देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं और वह डर जाते हैं। दरअसल उस बक्से में 25 टिफिन रखे हुए थे और उन 25 टिफिनों में कोई बदबू नहीं मार रही थी, कोई बास नहीं मार रही थी। जब उन टिफिनों को खोला जाता है, टिफिन खोलने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। मामा जब टिफिनों को देखता है तो वह चक्कर खाकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। पुलिस उसे होश में लाती है। होश में लाने के बाद दरअसल जब उन टिफिनों को खोला जाता है, उन टिफिनों में एक इंसान का मांस था, कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, छोटा छोटा मांस रखा हुआ था उसमें। अब पुलिस सोच रही थी कि मांस है तो है किसका। पुलिस के दिमाग में खट बात आ जाती है। फिर सोमनाथ परिदा से फिर दोबारा पूछताछ की जाती है कि आखिर ये मांस किसका है, ये बॉडी किसकी है जो तुमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे टुकड़े करके इन टिफिन बॉक्स में भर रखा है। तो सोमनाथ परिदा फिर अपनी कहानी बदलता है और फिर बताता है कि दरअसल आज से 18-19 दिन पहले मेरी पत्नी अचानक सिर पटकने लगी, सिर पटक पटक कर बोलने लगी मुझे अब मरना है और जब मैं मर जाऊं तो मेरी समाधि शिरडी वाले बाबा की कलवट में बनवाना, उनकी साइड में बनवाना। इस तरह की कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी और वह सर पटक पटक कर अचानक मर जाती है। मरने के बाद मैं उसकी लाश के पास बैठ जाता हूँ और लाश के पास बैठ जाने के बाद मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर इसका क्या तो किया गया जाए। तो पुलिस ने कहा कि तुमने इस बात की एप्लीकेशन या इस बात की रिपोर्ट या यह मामला पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज कराया। तो वो बताता है कि ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं इसे उचित नहीं समझता, इसमें मेरी बेइज्जती थी। तो उसकी बहुत अजीब अजीब बातें सुनकर पुलिस चौंक जाती है। तो वह पूरी कहानी बताता है कि जब ये मर जाती है, मरने के बाद मैं दुकान पर जाता हूँ और दुकान से बड़े बड़े टिफिन खरीद कर लाता हूँ। अलग अलग दुकान से टिफिन मैंने खरीद कर करीबन 25 टिफिन ले आया और मैंने इस बॉडी के, अपनी पत्नी की लाश के करीबन छोटे छोटे 250 टुकड़े कर इन टिफिनों में बंद करके मैंने इस फौजी बैग बॉक्स में रख दिया। रख देने के बाद मैंने उन पर ऐसा एक केमिकल लगाया जिसमें इसमें बास नहीं मारे, बदबू नहीं मारे। मौका देख रहा था, मौके देखने पर ही मैं इस बक्से को पानी में या कहीं फेंक आता ताकि ये मामला सब रफा दफा हो जाए, केस बिल्कुल क्लियर हो जाए। बाकी उसे ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन पुलिस को जब यह बात बताता है तो पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस का जो 3rd डिग्री देने का तरीका था, पुलिस उससे फिर पूछती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो फिर सोमनाथ परिदा पीटने के बाद, छींटने के बाद, 3rd डिग्री टॉर्चर करने के बाद, उसे मारने के बाद तब वह डर कर बताता है कि दरअसल मेरी दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। तो पुलिस 70 साल के व्यक्ति की बात सुनकर चौंक जाती है कि आखिर 70 साल के का अफेयर चल रहा है। उसी अफेयर को चलते हुए मेरी पत्नी और मुझ में झगड़ा रहता था।
एक दिन गुस्से गुस्से में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद मैं अपनी पत्नी को जान से मार देता हूँ। मार देने के बाद उसकी लाश को छोटे छोटे 250 टुकड़े के रूप में इन टिफिनों में भरकर बक्से के अंदर बंद करके रख देता हूँ। उस पर थोड़ा केमिकल लगा देता हूँ ताकि कोई बास ना मारे, कोई बदबू ना मारे। पुलिस को जब इस घटना का पता चलता है और ये घटना उस पूरी कॉलोनी में, उस पूरे मोहल्ले में फैलती है, तो लोग दुख से भर गए, उनकी आंखें भर जाती हैं। आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, या इतना बुरी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। अब सोमनाथ परिदा की पुलिस मेडिकल रिपोर्ट कराती है और जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन्हें पीएम रिपोर्ट के लिए यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देती है। अब रिपोर्ट में साबित हो जाता है कि एक भारीदार चीज इसके सिर पर मारकर इसकी निर्मम हत्या की है, निर्मम इसकी जान ली है। सोमनाथ परिदा के दिमाग की रिपोर्ट की करी जाती है तो उसकी दिमाग की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। वो आखिर नॉर्मल था। वो जो बहकी बातें करता था, जो उसकी दोस्त थी, जो उसकी पार्टनर थी डॉक्टर, जिसके साथ उसका संबंध चल रहा था, उसका अफेयर चल रहा था, उसी के चक्कर में वह बहकी बातें करता था और उसने एक दिन अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। जब इस घटना का पता उसकी बेटी को चलती है, बेटी दुबई से आती है और बेटा अमेरिका से आता है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं, बिलक बिलक कर रो रहे थे। उस कॉलोनी में दुख की लहर दौड़ पड़ती है। जब इस घटना की गूंज आसपास के जिलों में, आसपास के राज्यों में फैलती है तो लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। जरूर यह कहानी आपको कहीं ना कहीं झंझोड़ सकती है, हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। पुलिस सोमनाथ परिदा को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। आज भी सोमनाथ परिदा उड़ीसा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये सवाल, ये वाक्य उस कॉलोनी में, उस उड़ीसा प्रदेश में, उस भुवनेश्वर जिले में एक वाक्य, कहानी बनकर रह जाता है, जो आज भी लोगों की जबां पर है, लोगों के लफ्जों पर है। जब भी पति और पत्नी की बातें की जाती हैं तो सोमनाथ परिदा का नाम एक बहुत बुरे इंसान में लिया जाता है, एक बहुत बुरे व्यक्ति में लिया जाता है, जिसने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की है। उसकी एक बार हत्या नहीं की, उसके 250 टुकड़े कर कर उसकी हत्या की है। तो दोस्तों, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो जो सोमनाथ परिदा है वो सच्चाई को छुपाने की उसने बेहद कोशिश की, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, क्योंकि उसके जो बनाए हुए असूल थे वे सब टूट जाते हैं, सब बिखर जाते हैं। आखिर वह पकड़ा जाता है और सच दुनिया के सामने निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सावधान करना है और सचेत करना है इस कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से रोकें, या खुद भी ना करें या दूसरों को भी रोकें। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट्स नहीं किए हैं, इस कहानी के ऊपर सुनकर कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब जरूर भेजिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो चलते चलते आज कुछ लोगों के जन्मदिन हैं। जैसे आशीष कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला समय खुशियों भरा बीते और आने वाले वर्ष खुशियों भरे हों, कुदरत आपको कामयाबी की राह दिखाए। तो दोस्तों, अपने घर पर रहें, बाहर रहें, कहीं भी रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।